हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं एक ऑफ़र है उसके बारे में बता देती हूँ। हमारा जो कोर्स चल रहा है यूपीपीसीएस का साइट पर, उसमें 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है लोगों को। ये कुछ टाइम तक के लिए चलेगा, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि कोर्स की पहले क्या फ़ीस थी और अब क्या है, ठीक है, और कौन से कोर्स चल रहे हैं। देखिए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसमें सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। जैसे मैं वन डे एग्ज़ाम के लिए लेकर आती हूँ टेस्ट, एग्जैक्टली वैसे ही है, लेकिन वो यूपीपीसीएस और आर ओ ए आर ओ के लिए, ठीक है। पहले उसकी फ़ीस 599 थी, जो कि अब 449 कर दी गई है। यूपीपीसीएस प्री वेव वर्जन, यानी कि आपको जो नोट्स दिए जाएंगे, जीएस के जितने भी नोट्स हैं वो दिए जाएंगे वेव वर्जन में, यानी आप लोगों को आप उन नोट्स को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें से टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हो, सिवाय जीएस के नोट्स के, ठीक है, उनको नहीं डाउनलोड कर पाओगे। पहले उसकी फ़ीस 799 थी, लेकिन अब उसकी 599 कर दी गई है। अगर आप लोगों को पीडीएफ वर्जन चाहिए, यानी कि आप लोगों को डाउनलोड करने ही है, तो 1599 पहले उसकी फ़ीस थी, अब मात्र 1199 कर दी गई है, जिसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, प्लस 1 ईयर के करंट अफेयर्स मिलेंगे सारे, और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक के लिए, और इसके अलावा जीएस के सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ वर्जन में। इसके अलावा आर ओ के लिए प्री वेव वर्जन में भी सेम है, यानी कोर्स हमारा सेम ही है, तो ये दोबारा से यहाँ पर बता दिया गया है आप लोगों को एक बार, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन ले सकते हो इस टाइम पर, आपको इतना सारा यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी, ओके। आज हम कवर करेंगे टेस्ट नंबर 44, ठीक है। यूपीपीसीएस एंड आर ओ की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, उसमें 43 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 44 नंबर का टेस्ट है, ओके। मैंने बीच में से पीडीएफ को खोल दिया था, कोई नहीं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? आपको पता है हर एक अलग अलग कंट्री में घास स्थल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ बात हो रही है दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पे स्टेपी, डाउन्स, वेल्ड या फिर कंपास भी बोला जाता है कई बार इसको। आंसर है इसका वेल्ड, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड नाम से जाना जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, क्योंकि ये जो है दिखता नहीं है ब्लैक में, ब्लैक। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दक्षिण अफ्रीका की शीतोष्ण घास स्थलों को वेल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन पर हमें विचार करना है और फिर सही आंसर हमें बताना है। पृथ्वी की ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं, यू कैन से क्रस्ट ऑल्सो, तथा यह सबसे पतली परत है। महासागरीय पर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय पर्पटी से अधिक होती है, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि महासागरीय पर्पटी जो होती है वह पतली होती है, मोटी होती है, और महाद्वीपीय पर्पटी जो होती है वह कम मोटी होती है या फिर पतली होती है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही रहेंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। राइट, यानी कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है, ओके। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि उसको यह परत जो है बहुत पतली होती है, ठीक है। आपने अगर कभी पृथ्वी की जो मैप वगैरह दिए जाते हैं, बुक में अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है, महासागरीय पर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय पर्पटी से अधिक होती है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, इसका अपोजिट होता है इनफैक्ट, ठीक है। अब वो क्या परसेंटेज है एग्जैक्ट वो हम एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है। पर्पटी की जो मोटाई होती है वो महाद्वीपों एवं महासागरों में काफ़ी डिफरेंस होता है, उनकी जो पर्पटी होती है उसमें। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर होती है, जबकि समुद्री सतह की बात करें, यानी कि महासागरीय की, ये महाद्वीपीय की बात हुई थी, महासागरीय में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। अर्थात महाद्वीपीय पर्पटी की मोटाई महासागरीय पर्पटी से अधिक होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को बार आप दोबारा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? ऑप्शंस हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं सिंधु, गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र, या फिर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, ओके। तो भारत के उत्तरी मैदान के बारे में यहाँ पर बात हो रही है जो कि गंगा, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र नदी से
बनाया गया है नदी प्रणालियों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है, जिनके नाम है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तथा इनकी सहायक नदियां भी हैं काफ़ी सारी, तो उनके द्वारा जो भी जलोढ़ लाया जाता है, जलोढ़ मृदा जो होती है, उसके द्वारा यह मैदान, इसका निर्माण हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट है कुछ, हमें जानना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पॉलिटी से लिया गया क्वेश्चन है। फर्स्ट है, भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन लगे थे। संविधान के निर्माण से संबंधित जो चैप्टर है उसमें सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, उसी में से ये क्वेश्चन है, सो होपफुली आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1934 में प्रस्तुत किया गया था। हमें यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करिए। देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों को ये रिकमेंड किया था कि जो संविधान में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत या फिर राष्ट्रीय ध्वज, इनको अपनाने की जो तिथि है वो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और ये क्वेश्चन 2020 के PCS में पूछा गया है, ठीक है, UP PCS में। तो ये क्वेश्चन ये मत सोच लेना कि छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, नहीं पूछा जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग। ये यहाँ पर 26 जन 1950 जो दे रखा है ये गलत है, इसकी जगह पर 24 जन 1950 था, जिस दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ओके, तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। पॉलिटी से लिया गया क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। नेक्स्ट है, भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर भी इनकरेक्ट पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सेकंड है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है। किसके बारे में बात हो रही है? भारतीय शासन प्रणाली के बारे में। तो भारतीय शासन प्रणाली में एकीकृत शक्ति का प्रावधान है कि नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। संघ एवं राज्य वाला जो चैप्टर है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो उसी में से ये प्रश्न लिया गया है। संसदीय या फिर संविधान की जो विशेषताएं हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है, ठीक है, भारतीय शासन प्रणाली में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से, ये आपको बताना है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि हमारी जो शासन प्रणाली है वह संघात्मक है, ना कि एकीकृत। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है वह इनकरेक्ट है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। भारतीय शासन प्रणाली में एकीकृत शक्ति को नहीं अपनाया गया है, बल्कि संघात्मक प्रणाली के तहत सत्ता केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित है। सत्ता का एकीकृत रूप ब्रिटेन में अपनाया गया है, ठीक है, तो उसके अपोजिट में हमारे यहाँ पर कौन सा शासन प्रणाली है ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दादरा एवं नागर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था। नेक्स्ट है, 1954 से पहले की बात हो रही है, क्योंकि 1954 में ही आज़ादी मिली थी, राइट, इसको मतलब वो किया गया था। उसके बाद है स्वतंत्रता मिली थी उसको। पुदुचेरी पुर्तगाल के अधीन था। नेक्स्ट है, पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। इनकरेक्ट कौन सा है यह बताना है, सत्य बताना है। ऑप्शंस है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2, 3। ओके, देखिए, दादरा एवं नागर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था, दैट्स वाई इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट, पुडुचेरी जो था वह पुर्तगाल के अधीन था, नहीं, यह फ्रांसीसियों के अधीन था। इन दोनों का अपोजिट अगर आप कर देते हैं तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स 1 और 2 इनकरेक्ट है। पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दादरा एवं नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाल के अधीन था, न कि फ्रांसीसियों के। बात करें अगर पुडुचेरी की, तो यह 1954 तक फ्रांस के अधीन रहा था, न कि पुर्तगाल के अधीन, ठीक है। नेक्स्ट, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ये टॉपिक है, और ये चैप्टर आने ही वाला है। जीएस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं हम, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इसमें बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। मूल अधिकार के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, ये वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट है,
मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। न्याय योग्य नहीं है। उसके बाद है संशोधन योग्य नहीं है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या फिर केवल 4 सही है, या फिर 1, 2 और 4 सही है। बहुत ही ईजी सा है, अगर आपने ऊपर से ही इस चैप्टर को पढ़ा है तो ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन संशोधन योग्य नहीं है, किसने कहा ऐसा? संशोधन इसमें हुआ है, कौन सा हुआ है? 44 अमेंडमेंट हुआ था ना, वो संपत्ति के अधिकार को कर दिया गया था, ये उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। किस आर्टिकल के तहत हो सकता है? 368। ठीक है। नेक्स्ट न्याय योग्य नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि ये न्याय योग्य हैं। जब भी कभी इनका हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ पर जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, एंड आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। ओके, सो आपके पास ये राइट है। इनफैक्ट ये हमारा खुद का ये फंडामेंटल राइट है कि हमें इनकी रक्षा करने का अधिकार है। ओके, वाद योग्य नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा हमारा केवल 4, जो कि सही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उपरोक्त में से केवल कथन 4 सही है। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर बात करते हैं तो वो अवाद योग्य हैं। मूल अधिकार न्याय योग्य या फिर न्यायोचित है, आपको उन्हें उनके हनन होने पर आपको न्याय लेने का पूरा पूरा राइट है, क्योंकि उनके उल्लंघन पर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में जा सकता है। मैं आपको ऊपर आर्टिकल बता चुकी हूँ। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट देन आर्टिकल 32, और अगर आप उल्टा हो गया यहाँ पर, अगर आप उच्च न्यायालय जा रहे हो तो आर्टिकल 226 के तहत आपको राइट दिया गया है, और अगर आप उच्चतम न्यायालय जाना चाहते हो तो आर्टिकल 32 के तहत आपको ये राइट दिया गया है। ओके, ठीक है। उसके बाद संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु साधारण विधि से नहीं कर सकती है। ये यहाँ पर एक जो है एक शर्त रखी गई है कि साधारण विधि से वह जो है क्या नहीं कर सकती है? संशोधन नहीं कर सकती है। अब यहाँ मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी कि साधारण विधि क्या है या फिर वो सारी विधि क्या, क्योंकि जीएस की जितनी जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं ये चीज़ कवर कर चुकी हूँ कि संशोधन किस तरीके से होते हैं। 3 तरीके वहाँ पर मैंने बताए हैं, तो वो आप वहाँ पर जाके उस चीज़ को देखिए। चैप्टर कौन सा ये बता देती हूँ, संघ एवं राज्य वाला जो है उसमें किस तरीके से संशोधन किया जाता है, वो वाला चैप्टर है, उसमें पता चल जाएगा किस तरीके से संशोधन होता है। इसके अलावा एक और टॉपिक अलग से आएगा संशोधन का, तो वहाँ देख लेंगे। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ओके, आंसर जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। भारतीय संविधान जो है वो केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पॉल साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, ये भी आपका। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 में भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों की चर्चा की गई है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पर विचार करना है। संघ के मंत्री, भारत का महान्यायवादी और राज्यपाल, उपरोक्त में से कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? ठीक है, केवल 1 और 3, 1 और 2, या फिर ऑप्शंस हमारे 2 ऊपर भी हैं, देख लेते हैं पूरे ऑप्शंस। ओके, आंसर दिख गया, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। अब देखिए क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ही ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, लोकसभा के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता इसका कार्यकाल, एक बार में 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर आपातकाल की घोषणा के समय में एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, बट अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हो, नहीं पढ़ा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम बैठे हैं बताने के लिए। हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपातकाल की लोकसभा के कार्यकाल के संदर्भ में बात हो रही है, तो आपातकाल की घोषणा के समय इसको एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल समाप्त होने के पश्चात इसका विस्तार 6 माह से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपातकाल हट गया है, समाप्त हो चुका है, तो आप ऐसा नहीं कि उसको और बढ़ा सकते हो, केवल 6 मंथ तक वह चल सकता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटा सकते हैं। बात हो रही है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प प्रस्तुत किए जाने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले देना आवश्यक है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही रहेंगे, केवल एक केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ओके, सो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। एक्चुअली लोकसभा के अध्यक्ष को पद से लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के पारित संकल्प के द्वारा हटा सकते हैं। ये 2/3 वाला यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, समस्त सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आंसर इज केवल 2, ओनली 2। ओके, पॉलिटिकल साइंस से ही लिया गया है ये क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 94 ग में उपबंध किया गया है, यानी कि ये प्रोविज़न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, न कि 2/3 बहुमत से। ओके, सो ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। कागज उद्योग केंद्र दिए गए हैं फर्स्ट रो में, एंड देन सेकेंड रो में अवस्थिति बताई गई है कि ये कागज उद्योग केंद्र जो है कहाँ पर अवस्थित है। फर्स्ट है टीटागढ़ कागज उद्योग केंद्र जो कि पश्चिम बंगाल में है, एंड देन सेकंड है नेपा नगर मध्य प्रदेश में है, राजमुंद्री तेलंगाना में है, एंड ब्रजराज नगर ओडिशा में है। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट ही बताना होगा डेफिनेटली। देखिए राजमुंद्री जो है वह तेलंगाना में नहीं है, कहाँ पर है फिर ये तेलंगाना में नहीं है तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ओके, आंध्र प्रदेश में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये इनकरेक्ट है, दैट्स वाई। इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है, राजमुंद्री भारत में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। कौन सा आर्टिकल है वो, आर्टिकल 351, आर्टिकल 352, आर्टिकल 353 एंड आर्टिकल 354। ओके, सो बता दीजिए कौन सा वह अनुच्छेद है जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आर्टिकल 351 है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिए गए हैं, हिंदी भाषा के विकास के लिए। स्टेटमेंट एंड रीज़न वाला क्वेश्चन है, कोयले में कार्बन की उच्च मात्रा उसकी उच्च गुणवत्ता को दर्शाती है, क्योंकि रीज़न इसका ये है, कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसमें से अत्यधिक ऊर्जा का निकास होगा। ऑप्शंस वही है, कथन सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, कथन सही है, कारण भी सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, या फिर कथन गलत है और कारण सही है। अब इतने सारे पढ़ने में ना मेरे को हर बार ये ऑप्शंस पढ़ने में बहुत इरिटेशन होती है, आई डोंट वांट टू रीड दैट। वेल, आंसर इसका क्या होगा, एक्चुअली दोनों ही राइट हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट एंड रीज़न, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाउ, कोयले में कार्बन की उच्च मात्रा उसकी उच्च गुणवत्ता को दर्शाती है, क्योंकि कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें से अत्यधिक ऊर्जा का निकास होगा तथा राख व धुएं की मात्रा बहुत ही कम होगी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको नाभिकीय विकिरण अवपात से बचाने के लिए खाया जाता है। सॉरी, ऑप्शंस है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर कैल्शियम साइनाइड। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किसको नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है। योर आंसर इज पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, सो आपका आंसर यहाँ पर है। बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है, पोटेशियम आयोडाइड को नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं, एंड देन सेकेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोंटू गैस कहते हैं। विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, केवल एक केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शंस आपके यही रहते हैं। ओके,
ठीक है, तो एक्चुअली दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। दोनों ही गैसों के संबंध में सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एनवायरनमेंट से लिया गया ये क्वेश्चन। एनवायरनमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर एग्जाम। 1951 में जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था? व्हाट? 1951 में जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था? ओके, ऑप्शंस है 116 किमी, 117 किमी, 118 या फिर 119। ओके, सो योर आंसर इज 117। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1951 में जनसंख्या घनत्व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। ओके, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? साक्षरता मीन्स टू से यहाँ पर लिटरेसी की बात हो रही है। राज्यों में तीसरे स्थान पर जो है वो है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बिहार 61.8% इसमें लिटरेसी रेट इसका है। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान व झारखंड है इसके बाद। सो ठीक है, नेक्स्ट है हबूब अर्जेंटीना, यामो जापान, सामोम ईरान। है क्या है ये हवाओं के नाम है। कौन सी हवाएं कहाँ चलती हैं, ये क्वेश्चन है। बताना हमें क्या है ये देख लेते हैं एक बार। वही बताना होगा, इनकरेक्ट डेफिनेटली इसमें है ना। ओके, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है। केवल एक और दो, दो और तीन, या फिर एक दो तीन, यानी कि तीनों ही इनकरेक्ट है। एक बार फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं। हबूब जो है अर्जेंटीना में चलती है, क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये अर्जेंटीना में नहीं चलती, ये चलती है सूडान में। सो दैट्स वाई आंसर यही होना चाहिए, केवल एक। यामो जापान में चलती है और सामुन जो है वह ईरान में चलती है, ये सही है। तो आंसर होना चाहिए केवल एक। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हबूब नामक स्थानीय पवन सूडान में चलती है, ना कि अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसके द्वारा लिखित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में दिया गया था? योर ऑप्शंस आर MS स्वामीनाथन, सेकंड अशोक चंद्रा एंड M विश्वेश्वरैया, या फिर जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेना। नाउ आई एम टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो बुक थी, एक सेकेंड, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसके द्वारा लिखित? ओके, ये बुक किसने लिखी है, मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है। ओके, तो ये जो बुक लिखी है M विश्वेश्वरैया ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इकोनॉमी से लिया गया क्वेश्चन है। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव 1934 में M विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में दिया गया था। नेक्स्ट, पेंच टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितने राज्यों में विस्तृत है? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले एक बात बता देती हूँ। टाइगर रिजर्व सारी जो चीज़ें हैं, ये जो स्पेशल टॉपिक्स से वो सारे डल चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर UPPCS इस तरीके से होगा वो, तो देख लीजिए, उनको इम्पोर्टेंट है। ओके, 1 2 3 4 यानी कि कितने राज्यों में क्षेत्रफल है इसका पता होना चाहिए। 2 ही राज्यों में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कौन से हैं 2 राज्य? MP एंड महाराष्ट्र। एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी शोर पर स्थित है। बात करें महाराष्ट्र की तो वहाँ पर नागपुर जिले तक विस्तारित है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट है हाल ही में मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। करंट से लिया गया क्वेश्चन है, सो आपको आंसर पता होना चाहिए। ये नदी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। ऑप्शंस मैं नहीं जाऊंगी ऑप्शंस पे, क्योंकि जैसे मैं ऑप्शंस पे जाऊंगी आपको आंसर दिख जाएगा। और मैं यहीं बता देती हूँ, ऑप्शंस वही होंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। बता दीजिए आंसर क्या है। ठीक है, आप तो वैसे भी नहीं बताने वाले, दिख जाए या ना दिख जाए एक ही बात है, बताना मुझे ही है। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आंसर क्या है। ये हाल ही में मैत्री जो सेतु पुल है ये फेनी नदी पर बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये नदी पश्चिम बंगाल नहीं भाई साहब, ये त्रिपुरा है। क्या है ये?
त्रिपुरा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के मध्य बहती है, इस वजह से ये हो जाएगा इनकरेक्ट। योर आंसर इज केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेरा गला बहुत ख़राब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। ये नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। ओके, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वैष्णो देवी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अगर आप वैष्णो देवी कभी गए हैं तो पता होगा, और नहीं गए तो भी पता होना चाहिए, मैप को अगर खंगाल के रखा हुआ है तो। ओके, वैसे ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर ऑप्शंस तो पढ़ ही देती हूँ ना, कश्मीर हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय। देखिए, ये जो वैष्णो देवी है वह अवस्थित है कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये 3-3 4-4 हिमालयों के नाम क्यों दिए गए हैं? आप सोच रहे होंगे एक ही हिमालय हमारा, तो नहीं, उसको देखिए 4 पार्ट उसके डिवाइड किए गए हैं इस तरीके से यहाँ पर। तो आपको मालूम होगा कि सिंधु नदी है और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके बीच का जितना भी क्षेत्र है वो हिमालय है। ठीक है, ये चीज़ मैंने वनडे एग्जाम वाली सीरीज़ में अच्छी तरीके से समझाई है, बट यहाँ मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, हो सकता है आप उसे ना देखें तो इसलिए। कश्मीर हिमालय जो है वो आपका सिंधु से यहाँ पे, ठीक है, सिंधु नदी है और उसके बाद सतलज नदी जो है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है इट्स कॉल्ड कश्मीर हिमालय। एंड देन सतलज एंड काली नदी के बीच का जो पार्ट है दैट्स कॉल्ड कुमाऊँ हिमालय। एंड देन काली से तीस्ता के बीच का जो पार्ट है दैट्स कॉल्ड नेपाल हिमालय। एंड आफ्टर दैट तीस्ता से दिहांग नदी के बीच का जो पार्ट है दैट इज़ असम हिमालय। ओके, सो मैंने आपको बता दिया है, कश्मीर एंड कुमाऊँ एंड इट इज़ नेपाल एंड इट इज़ असम। बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल है, याद नहीं होता था पहले, मेरे को भी बहुत टाइम पहले इस चीज़ को, लेकिन मैंने फिर हो गया ऐसे। आप लोग इसको याद रखिए। इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है, सिडनी बोरार्ड द्वारा हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। ओके, ये चीज़, यही नाम मेरे को याद नहीं आ रहा था, बट यहाँ हमने देख लिया, सिडनी बोरार्ड ने इसका विभाजन किया है। ठीक है, इन्होंने सिंधु से सतलज तक की सतलज नदी तक के हिमालय को कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय भी नाम उसको दिया जाता है। इसी के अंतर्गत वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा व चरार ए शरीफ स्थित है। ठीक है, तीनों के नाम याद रखना, बाकी तीनों के जो हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक का पार्ट है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी एंड कपाल कुंडला क्या है, इनके बारे में प्रश्न क्या है? उपयुक्त में से कौन सी रचना या फिर रचनाएं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित हैं? योर ऑप्शंस आर केवल एक और दो, दो और तीन, या फिर एक, दो, तीन, यानी कि तीनों ही रचनाएं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित हैं। योर आंसर इज 1, 2 एंड 3, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ था। दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उनकी प्रारंभिक प्रमुख रचनाओं में शामिल है। नेक्स्ट है, संसद या फिर किसी को भी संविधान के मूल ढांचे से संबंधित व्यवस्थाओं को संशोधन करने की शक्ति नहीं है। यह निर्णय किस वाद में दिया गया था? बताया क्या मैंने आपको ये चीज़? देखो, मैंने हालांकि हो सकता है जीएस की जो सीरीज़ है उसमें नहीं बताया हुई चीज़, लेकिन कई बार क्वेश्चंस मैं ऐसे डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों से, और ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ। बिल्कुल बताइए, प्रस्तावना वाले चैप्टर में बताइए, हम कह रहे हैं तो उसमें ये चीज़ मैंने डिस्कस की है। वो था केशवानंद भारतीवाद। जो केशवानंद भारतीवाद हुआ था इन 1973, उसमें आपको ये बोला गया था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, किस आर्टिकल के तहत? 368, लेकिन मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये हिदायत दी गई थी। अब आप सोचते होंगे कि मूल ढांचा है क्या, ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे छेड़छाड़ करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है, सख्त हिदायत दी गई है। भाई देखिए, इसको हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, वैसे मैंने एक दिन बताया है, ये थोड़ी सी ना ये ब्रॉड चीज़ है तो मैंने सिर्फ एक ही बार बताई है, इस वजह से मैं इसको डेली डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, इसको अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। अब वो मेरे को याद नहीं कि कौन सी मैंने कब डिस्कस किया था, एक वीडियो में बताया था कि मूल ढांचा है क्या, उसके अंतर्गत कौन से पार्ट आते हैं जिसमें हमें चेंज नहीं करना है। ओके, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से लिया गया ये भी क्वेश्चन। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है।
लेकिन संसद या फिर किसी को भी संविधान के मूल ढांचे से संबंधित व्यवस्थाओं को संशोधन करने की शक्ति नहीं है। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में दी गई थी। ये फैसला तभी आया था, जो कि 1973 से संबंधित है। आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सॉरी, आज मेरे को कई बार जो है वीडियो पॉज करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड है और खांसी बार बार आ रही है। वेल, कोई नहीं। तो टेस्ट नंबर 44 जो है, 44 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो देख लीजिएगा सारे ही टेस्ट को, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी मैंने आप लोगों को आज बता ही दिया है कि आप किस तरीके से वो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है, या फिर सारा जो स्लेब कोर्स है वो आप परचेज़ कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ओके, तो मौका अच्छा है आपके लिए। सारे ही नोट्स दिए जाएंगे आप लोगों को। वेल, इट्स ओके, लगा लीजिए सारे क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी। बाय बाय, टेक केयर।